अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dear students, today we will study chapter virus, bacteria and cyanobacteria of biology, class 9. So I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. Now open your book and chapter. But first we have to recite the dua of ilm. Salatu wa salam alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. Salatu wa salam alayka ya Nabi Allah wa ala alika wa ashabika ya Nur Allah. These are the contents that in this chapter. First we will discuss the organism name bacteria, and in this lecture inshallah we will discuss its general characteristics, structure, shape, nutrition, respiration of bacteria, and also we will discuss useful and harmful bacteria. First we start the history and evolution of bacteria. सबसे पहले एंटोनी ल्यूवेनहॉक, ये वो फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले इस बैक्टीरिया को देखा और दुनिया को बताया कि एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इस वर्ल्ड में मौजूद है जो हमें अपनी आम आँख से नज़र तो नहीं आता लेकिन यहाँ पर एग्जिस्ट करता है. थ्रू द लेट 1670s ही सेंट कॉम्प्रिहेंसिव डाटा एंड डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑफ हिज साइटनिंग्स ऑफ बैक्टीरिया एंड एल्गी टू द रॉयल सोसाइटी इन लंदन. और उसके बाद उसने इन दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें एक बैक्टीरिया और दूसरा एल्गी थे उन पर मज़ीद रिसर्च करने के बाद और उनकी ड्राइंग्स स्केच करने के बाद जो कि उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा वो सब ड्रॉ करने के बाद रॉयल सोसाइटी इन लंदन में सबमिट कराई. बैक्टीरिया फर्स्ट अरोज ऑन अर्थ अप्रॉक्सीमेटली 4 billion years ago and they were the first forms of life on earth. For 3 billion years bacteria and archaea were the most prevalent kinds of organisms on earth. साइंटिस्ट का ये मानना और कहना है कि जब दुनिया वजूद में आई तो इस दुनिया में जो पहला ऑर्गेनिज्म वजूद में आया वो बैक्टीरिया था. जैसा कि हम ये बात जानते हैं और ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि इस अर्थ पर इस दुनिया में जब ये वजूद में आई तो यहाँ पे सबसे पहले पानी अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया और उस पानी में इस बैक्टीरिया को क्रिएट किया. तो साइंटिस्ट का ये मानना है कि बैक्टीरिया आज की नहीं बल्कि 4 billion years अगो यानी कि इतने हज़ारों साल पुराना एक ऑर्गेनिज्म है. और ये बात हम भी जानते हैं कि बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा के अंदर क्लासिफाई किया जाता है जिसका मतलब है मदर ऑफ ऑल किंगडम्स. इस पर कई थ्योरीज भी हैं कि आज जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक प्रोसेस से गुजरने के बाद एक एवोल्यूशन से गुजरने के बाद वजूद में आए और जिसके ज़रिए वो वजूद में आए वो बैक्टीरिया और अरजी थे.
अब हम इसके कुछ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। बैक्टीरिया, एक्चुअली ये जो वर्ड है बैक्टीरिया, ये एक प्लूरल वर्ड है, यानी कि एक से ज़्यादा बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं। जब हम किसी सिंगल बैक्टीरिया सेल की बात करेंगे तो हम उसको बैक्टीरियम कहते हैं। ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इनके अंदर ऑर्गेनल्स काफ़ी कम होते हैं और उन जिनमें क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और ट्रू न्यूक्लियस इनके अंदर शामिल नहीं होता। तो ये सारे ऑर्गेनल्स इनके अंदर नहीं पाए जाते। बैक्टीरिया के पास अपनी खुद की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है और ये वो यूबिक्विटस ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर जगह आपको मिलेंगे। ये आपको बहुत गर्म टेम्परेचर वाले इलाकों में भी मिलेंगे और नहायत ही ठंडे टेम्परेचर वाले इलाकों में भी मिलेंगे। हत्ता कि ये अंटार्कटिका जैसे सॉइल और वहाँ के एनवायरनमेंट में भी मिलते हैं। इसका हम अगर एवरेज साइज़ की बात करें तो ये 0.2 से 2 माइक्रोन इनका एक एवरेज साइज़ होता है, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनका साइज़ 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर्स तक भी रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि ये नहायत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं। जब हम माइक्रोस्कोप में इन बैक्टीरिया को देखते हैं तो ये हमें कुछ इस तरह की शेप में नज़र आते हैं, जो ये आपको ब्लू ब्लू डॉटेड नज़र आ रही हैं सारे बैक्टीरिया। यहाँ भी जो ये आपको लाइन बना के डॉटेड शेप में नज़र आ रहे हैं, जब आप इनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये आपको कुछ इसी तरह नज़र आते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। बैक्टीरिया में जो स्ट्रक्चर है वो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मटेरियल, फ्लैजिला और पिलाई पर मुश्तमिल होता है। ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं, जिसमें सेल वॉल, इसकी सेल मेम्ब्रेन, पिलाई, फ्लैजिला, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोसाइड मिलता है। अब हम अगर सेल वॉल की बात करें तो ये एक तरह की रिजिड यानी कि काफ़ी सख्त सेल वॉल होती है और सेल वॉल का बेसिकली पर्पस, जो मेन काम है, वो सेल को माहौल से हिफाजत करने का है। यानी कि जैसे हमारे घर में जो हमारी मेन वॉल होती है, तो ये बिल्कुल यही काम इस सेल वॉल का है कि ये अंदर के ऑर्गेनल्स को बिल्कुल सेफ रखती है बाहर के माहौल से, ताकि सेल जिंदा रहे। हम अगर बात करें सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन का काम भी बिल्कुल सेल वॉल की तरह ही होता है, लेकिन ये उससे खासी मुख्तलिफ होती है। बैक्टीरिया के अंदर इस सेल का काम रेस्पिरेशन करना भी है और ना सिर्फ ये बल्कि इट्स अ स्ट्रक्चरल ट्रायड बैक्टीरिया शेप विद ऑल लिविंग सेल्स अ बैरियर दैट अलाउज देम टू सिलेक्टिवली इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। और हत्ता कि ये सेल को इस और इनके ऑर्गेनल्स को ये फैसला करवाती है माहौल के हिसाब से कि उन्हें किस तरह इस माहौल में सरवाइव करना है। क्योंकि सबसे पहले जो बाहर की वॉल होती है वो सेल वॉल होती है, जिसका काम टोटली प्रोटेक्शन का होता है। उसके साथ ही अटैच होती है सेल मेम्ब्रेन, जो बाहर के माहौल को और अंदर के जो सेल के अंदर का माहौल है, ये उसके दरमियान एक मेन पार्ट है बैक्टीरिया का। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म क्या है? द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल is where the function of for cell growth, metabolism and replication are carried out। यानी कि सेल के जो अंदर का पूरा हिस्सा है
वो आपके पास साइटोप्लाज्म से भरा पड़ा है। ये क्या है? इट्स अ जेल लाइक मैट्रिक्स कंपोज्ड ऑफ वाटर, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट एंड गैसेस एंड कंटेन सेल स्ट्रक्चर। यानी कि सेल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, जो जेल लाइक है, जिसके अंदर वाटर भी है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी हैं, कुछ गैसेस भी हैं, कुछ केमिकल्स भी हैं, कुछ एंजाइम्स भी हैं, तो वो इनकी मूवमेंट में जो हेल्प करता है वो साइटोप्लाज्म करता है। यानी कि अगर एक ऑर्गेनल को दूसरे ऑर्गेनल में जाना है तो वो काम साइटोप्लाज्म का है। हत्या कि साइटोप्लाज्म का काम ये भी है कि कंटेंट ऑफ वाटर ऑफ सेल को भी ये मेजर करता है। मतलब क्या है इसका? कि सेल के अंदर कितना % पानी होना चाहिए या नहीं। न्यूक्लियस, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया। जैसा कि हमें मालूम होना चाहिए कि ये प्रोकैरियोट्स हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, और ना ही इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियर मटेरियल ज़रूर होता है। द न्यूक्लियोसाइड इज अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर देयर आर क्रोमोसोमल डीएनए इज लोकेटेड। न्यूक्लियोसाइड वो पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का जहाँ पे बैक्टीरिया का डीएनए मौजूद रहता है। इट इज़ नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। जैसे अभी हम पीछे पढ़ के आए कि इसके अंदर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, बट सिंपली एन एरिया ऑफ द साइटोप्लाज्म वेयर द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर फाउंड। लेकिन ये बस एक खास ओपनली एक जगह होती है जहाँ पे डीएनए का स्ट्रैंड आपको मिल सकता है। फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला, जिसको हम सिंगुलर तौर पर फ्लैजिलम कहते हैं, ये एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है दैट प्रोवाइड्स मीन्स ऑफ लोकोमोशन फॉर दोज बैक्टीरिया दैट हैव देम। मतलब ये बैक्टीरिया की मूवमेंट में काम आता है। जहां बैक्टीरिया को मूव करना है, दे कैन बी फाउंड एट आइदर और बोथ साइड्स ऑफ अ बैक्टीरियम और ऑल ओवर इट्स सरफेस। ये एक साइड पे भी मिल सकता है, दोनों साइड पे भी, और पूरी बॉडी पर भी। मेनली फ्लैजिला का क्या काम है कि अगर बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो वो बाय द हेल्प ऑफ फ्लैजिला ही हो पाएगा। पिलाई, मैनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया हैव पिलाई, और इसका सिंगुलर नेम है पिलस, या इसको पाइलस भी कहते हैं। स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस इमर्जिंग फ्रॉम आउटसाइड सेल सरफेस। सेल के बाहर छोटे छोटे पार्ट्स में ये आपको मिलता है। These outgrowth assist the bacteria in attaching to other cells and surfaces such as teeth, intestine and rocks. अब इन पिलाई का काम क्या होता है कि ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया को दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरी चीज़ों से जुड़ने के लिए। यानी कि ये अगर आपके हाथ में बैक्टीरिया मौजूद है और वो आपके हाथ पे स्टिक हुआ है, चिपका हुआ है, जो कि आपको आम आँख से बिल्कुल भी नज़र नहीं आता, तो वो किसकी मदद से है? वो इस ख़ास स्ट्रक्चर की वजह से जिसका नाम है पिलाई। और इसी स्ट्रक्चर की वजह से वो हमारे दूसरे और ऑर्गेनल्स के या दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी मौजूद रहता है। विदाउट पिलाई मैनी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया लूज देयर एबिलिटी टू इन्फेक्ट बिकॉज दे आर अनेबल टू अटैच द होस्ट। ऐसे जितने भी बैक्टीरिया जो दूसरे जानदारों में बीमारियां या डिजीज़ कॉज करते हैं वो इन्हीं पिलाई की वजह से हैं, क्योंकि जब तक वो अपने होस्ट से जुड़े नहीं रहेंगे या उस ऑर्गेनिज्म से जुड़े नहीं रहेंगे जिन्हें उन्हें बीमार करना है, तो वो कभी भी उन्हें बीमार नहीं कर सकते। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर ये पिलाई स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है किसी वजह से, या ये अपना ये स्ट्रक्चर खो देते हैं, तो वो डिज़ीज़ कॉज करने की एबिलिटी भी, यानी कि किसी भी जानवर के या जानदार के अंदर बीमारी पैदा करने की सलाहियत भी खो देते हैं। तो ये इतना अहम स्ट्रक्चर है एक बैक्टीरिया के लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपको मुख्तलिफ शेप्स के अंदर मिलता है, जिसमें जो मेनली जो हमारे पास 3 शेप्स हैं वो है, पहली कॉक्साई,
सेकेंड वन है हमारे पास बैसिलस, और थर्ड वन है विब्रियो, या जिसे हम कॉमा भी कहते हैं। कॉक्साई क्या है? कॉक्साई जिसका प्लूरल वर्ड कॉक्सा है और जिसका सिंगुलर वर्ड जो है वो कॉकस है, इज एनी बैक्टीरियम दैट हैड स्फेरिकल ओवाइड और जनरली राउंड शेप, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनका राउंड शेप हो वो आपके पास कॉक्साई कहलाते हैं। और जब ये बैक्टीरिया किसी खास अरेंजमेंट से जुड़ जाते हैं तो उन्हें शेप के एतबार से ख़ास नाम भी दिया जाता है। यानी कि अगर एक सिंगल सेल है बैक्टीरियम का और अगर वो राउंड है जैसे कि यहाँ पे मौजूद है तो उसको आप सिंपल कॉकस कहेंगे। दो हैं आपस में अटैच हुए तो उन्हें डिप्लोकॉक्साई कहेंगे। इसी तरह कोई अगर ज्योमेट्रिकल शेप बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ है, तो उसे स्टैफिलोकॉक्साई कहेंगे। और अगर कोई एक इर्रेगुलर सी शेप बना रहा है तो उसे स्ट्रेप्टोकॉक्साई का नाम दिया जाएगा। इसी तरह अगर चारों तरफ से बैक्टीरिया आके एक साथ होते हैं अटैच, तो वो आपके पास सेरिकीना कहलाएगा। और अगर सिर्फ 4 बैक्टीरिया की सेल आके आपस में अटैच होते हैं तो वो टेट्राइड कहलाएगा। तो फर्स्ट ये है कि कॉक्साई या कॉकस बैक्टीरिया की वो शेप है जो राउंड होती है, और अगर ये किसी ख़ास अरेंजमेंट से अटैच हो जाए तो ये मुख्तलिफ नेम से इनको बुलाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट हर तरह की शेप मिलेगी। स्टैफिलोकोकस भी मिलेगा, स्ट्रेप्टोकॉक्साई भी मिलेगा, डिप्लो भी मिलेगा आपको। तो ये अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ अंदाज से अटैच हो जाते हैं और इनकी ख़ास अरेंजमेंट की वजह से इनको ये नाम दिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं बैसिलस की। द सिलिंड्रिकल और रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैसिलस, द प्लूरल नेम इज बैसिलाई। जो बिल्कुल सिलिंड्रिकल, बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल रॉड शेप की तरह बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास, ये हमारे पास बैसिलस कहलाते हैं, जिनका प्लूरल नेम है बैसिलाई। और जब भी ये भी किसी खास अरेंजमेंट से जुड़ते हैं तो इनको भी उसी हिसाब से नाम दिया जाता है। एक ख़ास किस्म का बैक्टीरिया जैसे यहाँ पे आपको फर्स्ट में दिखेगा, इसका नाम है कोकोबैसिलस। ये ना ही सही से कॉक्सा है और ना ही सही से बैसिलस है। आप देखें तो इसका शेप बिल्कुल ओवल है और इसी की वजह से इसको कोकोबैसिलस कहते हैं। इसके अलावा अगर सिंगल सेल होगा तो उसको आप बैसिलस कहेंगे, दो हैं आपस में तो डिप्लोबैसिलाई, चेन है तो स्ट्रेप्टोबैसिलाई, और अगर आपस में किसी खास शेप से नहीं अटैच, सिर्फ ऐसी ही हैं जमा, तो वो पैलिसेड्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट है विब्रियो। ये बैक्टीरिया का वो शेप है जो कॉमा या रॉड शेप कहलाता है, यानी कि ये रॉड शेप तो लेकिन हल्का सा कर्व होता है। सेवरल स्पीशीज ऑफ विच cause foodborne infection usually associated with eating uncooked seafood। जो आपके पास फूडबॉर्न की डिजीज़ आती हैं उनमें मोस्टली यही बैक्टीरिया शामिल होते हैं। दे मे बी फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड। अब जो फूडबॉर्न डिजीज़ कॉज करते हैं उनमें हमेशा आपको फ्लैजिला भी मिलेगा और पिलाई भी मिलेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नॉन फ्लैजिल बैक्टीरिया कभी भी फूड बॉर्न कॉज नहीं करते। इसमें कुछ ऐसे हैं जो आप में फूड बॉर्न इन्फेक्शन या पेट वगैरह का दर्द वगैरह जो खाने के बाद अक्सर हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, वो इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये आपको कुछ इस शेप की तरह नज़र आएंगे और इनमें आप फ्लैजिला भी देख सकते हैं जो मूवमेंट के लिए दिया गया है। आई होप बच्चों आपको ये बैक्टीरिया का एक पार्ट समझ में आया होगा, जिसमें हमने अभी तक इसकी हिस्ट्री, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और
इसकी शेप्स को डिस्कस किया है. In the end, my dear students, I hope that everything I have taught in this lesson is very clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallah khair.